नमस्कार। आज हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पर मतलब थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये पौधे अपनी अगली पीढ़ी कैसे तैयार करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना काफी दिलचस्प है कि प्रकृति कैसे चलती है, खासकर पौधों में जो हमारे इकोसिस्टम के लिए इतने जरूरी हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया की मुख्य बातें समझी जाएं। हाँ, खासकर फूलों की भूमिका पर हम ध्यान देंगे और स्रोत हमें बताते हैं कि जनन यानी रिप्रोडक्शन के दो मुख्य तरीके हैं पौधों में। अच्छा, कौन कौन से? एक तो अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, जहां बीज नहीं बनते, और दूसरा लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पुष्पीय पौधों में होता है। ठीक है, तो आज हम लैंगिक जनन पर ही फोकस करेंगे। स्रोत कहते हैं कि इसमें नर और मादा युग्मक मतलब गैमीट्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से आनुवंशिक विविधता आती है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। और पुष्पीय पौधों में जिन्हें आवृत बीजी भी कहते हैं। हाँ, आवृत बीजी। उनमें लैंगिक जनन का जो मुख्य केंद्र है वो है पुष्प यानी फूल। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं कि फूल पौधे का लैंगिक अंग है। दिखने में आकर्षक तो होता ही है। हाँ, पर सिर्फ आकर्षक नहीं, ये असल में पौधे का जनन अंग है। यही सब कुछ होता है। अच्छा, स्रोत फूल के हिस्सों को दो भागों में बांटते हैं, सहायक अंग और आवश्यक अंग। ये सहायक अंग क्या है? सहायक अंगों में आते हैं बाह्य दल, सीपल्स जिन्हें कहते हैं, वो हरी पत्तियां जैसी जो कली को ढकती हैं। हाँ, देखिए। और फिर है दल यानी पंखुड़ियां, पेटल्स, जो रंगीन होती हैं अक्सर। इनका काम क्या है फिर? सिर्फ सुंदरता? नहीं, बाह्य दल तो कली की सुरक्षा करते हैं और पंखुड़ियां अपने रंग और खुशबू से परागण करने वालों को, जैसे कीटों को, अपनी तरफ खींचती हैं। अच्छा, मतलब ये मदद करते हैं एक तरह से। हाँ, ये सहायक हैं, लेकिन जो असली जनन का काम करते हैं वो हैं आवश्यक अंग, जैसा कि स्रोत उन्हें कहते हैं। और वो कौन से हैं आवश्यक अंग? वो है पुंकेसर यानी स्टेमन। ये फूल का नर भाग है। इसमें पराग कण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पराग कण, जिनमें नर युग्मक होते हैं। एकदम सही। और दूसरा आवश्यक अंग है स्त्री केसर, पिस्टिल या कॉपल। ये मादा भाग है। इसके अंदर अंडाशय, ओवरी होता है। अंडाशय? और अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, ओव्यूल्स। इन्हीं बीजांड में मादा युग्मक होता है। स्रोत जोर देते हैं कि ये संरचनाएं सीधे बीज बनाने के लिए ही बनी हैं। वाह, मतलब फूल का डिजाइन तो बड़ा कमाल का है। ये पराग कण पुंकेसर से स्त्री केसर तक पहुंचते कैसे हैं? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। स्रोत बताते हैं कि ये हवा से, पानी से या फिर कीट पतंगों, पक्षियों वगैरह से होता है। अच्छा, तभी फूलों में इतना रंग और खुशबू होती है। बिल्कुल, और मकरंद, नेक्टर भी होता है। ये सब परागणकों को लुभाने के तरीके हैं। एक और दिलचस्प बात, हाँ, कई फूलों में खुद के पराग से बचने के तरीके भी होते हैं, मतलब स्व परागण रोकने के लिए। क्यों? खुद के पराग से क्यों बचना है? ताकि पर परागण हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन। इससे अलग अलग पौधों के गुण मिलते हैं और आनुवांशिक विविधता बढ़ती है, जो कि ज्यादा फायदेमंद है। समझ गई, मतलब पौधे भी कोशिश करते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी ज्यादा स्वस्थ और विविध हो। अच्छा, अब तो परागण हो गया, परागण पहुंच गया स्त्री केसर तक, फिर होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परागण वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर अंकुरित होता है और एक पराग नलिका बनाता है। एक ट्यूब जैसी? हाँ, एक पतली ट्यूब जो अंडाशय में बीजांड तक जाती है। नर युग्मक इसी ट्यूब से होकर मादा युग्मक तक पहुंचता है और उससे मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। और इस मिलने से क्या बनता है? इससे बनता है युग्मनज, जाइगोट। यही युग्मनज फिर विकसित होकर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, और पूरा बीजांड बीज में बदल जाता है। और अंडाशय? उसका क्या होता है? अंडाशय अक्सर फल में विकसित हो जाता है, जिसके अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। तो मतलब पूरा फूल एक तरह से एक मंच है जहां नर और मादा युग्मक बनते हैं, मिलते हैं और फिर बीज के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही। संक्षेप में यही है, फूल लैंगिक जनन के लिए एक अद्भुत विशेष संरचना है। सहायक अंग मदद करते हैं और आवश्यक अंग सीधे जनन करते हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि ये अलग अलग हिस्से, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ियां, सब मिलके इतने सटीक तरीके से काम करते हैं। हाँ, प्रकृति का तालमेल अविश्वसनीय है। और लाखों सालों में ये कितना विकसित हुआ होगा। स्रोत तो हमें मूल संरचना बताते हैं, पर ये सोचने वाली बात है कि किसी खास कीट के लिए किसी खास फूल का आकार कैसे बना होगा। ये आपसी निर्भरता, ये सह विकास, इसकी गहराई तो वाकई बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से। इस पर और भी बहुत कुछ जानने और समझने को है।